हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब का प्यारा सा चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। इस क्लास में लिखे हर प्रश्न में मैं कुछ न कुछ नया बताने वाला हूं और बेस्ट क्वेश्चनों का बेस्ट सॉल्यूशन पाने के लिए अपना नोटबुक अपने हाथ में रखिए। दोस्तों, मैं पूरी तरह से फिट और तैयार हो चुका हूं। मुझे पूरा उम्मीद, पूरा यकीन है कि आप भी पूरा मोटिवेशन के साथ इस क्लास को देखने के लिए फिट हो चुके होंगे। दोस्तों, हर प्रश्न आपको कुछ न कुछ नई जानकारी देगी। उसी जानकारी को पंच लाइन के रूप में अपने नोटबुक में पंच करना है और उसको सीधा अपने मेमोरी में फिट कर लेना है, मेमोरी में सेव कर लेना है। एग्जाम के वक्त इसको बाहर निकालना है और रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर दोस्तों, इस क्लास में लिखा हर प्रश्न अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। दोस्तों, 2016 यूपी ऑर्डिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 7वीं क्लास होगी। चलिए क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज V है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले तांबे का आकार कितना होगा। दोस्तों, हमसे कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है इस तांबे से। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, नोट कीजिएगा, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इनमें दो प्रकार के वायर का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार के वायर का इस्तेमाल किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने में। पहला ACSR, दूसरा CCSR। ACSR का मतलब होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। CCSR का मतलब कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। अब ध्यान देना दोस्तों, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में एल्यूमिनियम वायर का प्रयोग करते हैं, किसका? एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं। इस एल्यूमिनियम तार का साइज है 90 mm। 90 mm एल्यूमिनियम साइज वाला जो तार है ये 400 किलो वोल्ट का वोल्टेज ट्रांसफर करता है। आपको एग्जाम्पल मानना है, दोबारा सुनना। 90 mm साइज वाली एल्यूमिनियम की तार 400 किलो वोल्ट की वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। तो आप बताइए ये जो हमारी तांबा का तार है, इस तांबे का तार का आकार इतना ही होगा, 90 mm ही, तो ये कितने वोल्टेज को ट्रांसफर कर पाएगा? दोस्तों ध्यान देना, जो तांबा का आकार होता है, नोट कीजिएगा, तांबा का जो आकार होता है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज होता है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, तांबा का आकार ट्रांसमिट किए गए वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि ये जो हमारी एल्यूमिनियम की वायर है ये 90 mm साइज में 400 किलो वोल्ट को ट्रांसफर कर देता है। तो तांबा को बताइए, इसका भी अगर 90 mm साइज ही रखा जाए तो ये कितने वोल्टेज को ट्रांसफर कर देगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये 1600 किलो वोल्ट, कितना? 1600 किलो वोल्ट को ट्रांसफर कर देगा। फर्क सिर्फ क्या है? वोल्टेज का। एल्यूमिनियम का साइज 90 mm है, तांबा का भी साइज 90 mm ही रखते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम केवल 400 किलो वोल्ट को ही ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन तांबा 1600 किलो वोल्ट को ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ट्रांसमिट किया गया वोल्टेज है इस वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? V²/2 या 1/V², यही इसका सही आंसर होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इसमें ढूंढिए कि कौन सा वो चीज अलग है जो आपको नहीं पता था। क्लियर? अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ACSR में S का मतलब क्या होता है? स्टील का मतलब। दोस्तों, स्टील के मतलब को जानने से पहले मैं आपको एक डेटा लिखता हूं, 22/7। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर ACSR है, ACSR, इस ACSR में 22/7 का अर्थ क्या होता है? क्लियर? 22/7 का अर्थ क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। आप मेरे को ये बताइए कि जो इसमें स्टील प्रयोग किया जा रहा है इसका क्या महत्व होता है? ध्यान देना दोस्तों, इसका क्या महत्व है? मान लीजिए कि दो पोल है, मान लीजिए कि दो टावर है। क्लियर? दो टावर लाइन है, इसमें से दोस्तों अगर
इस प्रकार से वायर को एक दूसरे के बीच में खींच के बांधा जाता है। ये पहला पोल है, ये दूसरा पोल है। दो पोलों के बीच में वायर को जब खींच के बांधा जाता है तो इसकी जो तनन शक्ति है ना वो बहुत अधिक हो जाती है। ये जो वायर है ये ब्रेक होने के यानी कि टूटने की संभावना अधिक हो जाती है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना होगा, इसी कंडीशन को और मजबूत बनाने के लिए, मेरे कहने का मतलब कि तार को और मजबूत बनाने के लिए हम बीच में स्टील का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वायर की जो यांत्रिक शक्ति है इसकी शक्ति को और अधिक मजबूत करने के लिए बीच में स्टील लगाया जाता है। क्लियर? स्टील का मतलब लिखेगा यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए, यांत्रिक सामर्थ्य हेतु स्टील का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अब इसका मतलब जानते हैं कि 22/7 का मतलब क्या होगा। मान लीजिए कि एल्यूमिनियम कंडक्टर है तो इसमें जो एल्यूमिनियम होगा वो 22 होगा और स्टील 7। इसका मतलब कि जो एल्यूमिनियम है उस एल्यूमिनियम के 22 वायर होंगे। इस प्रकार से 22 वायर होंगे, लेकिन इसके बीच में ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि ये 22 वायर हैं एल्यूमिनियम के। क्लियर? इस प्रकार से 22 वायर एल्यूमिनियम के हैं तो इसके बीच में 7 वायर स्टील के होंगे। इस प्रकार से 7 वायर स्टील के होंगे। यही होता है 22/7 का मतलब। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 1/v² इसका सही आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 112। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति जनरेटिंग स्टेशन में सर्ज टैंक किसके पास स्थित होता है? टेल रेस, जलाशय, हेड रेस, उत्पादन केंद्र और डैम। आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। अब देखिएगा दोस्तों, आप इसको देखिए एक नजर। ये क्या है? हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्लियर? लिखेगा ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि पानी का प्रयोग करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमसे सर्ज टैंक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये है सर्ज टैंक। अब ध्यान दीजिएगा इसका रोल क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। मान लीजिए ये है हमारी अल्टरनेटर जनरेटर, एसी जनरेटर है। क्लियर? ये क्या पैदा कर रही है? ये पावर पैदा कर रही है। क्लियर? पावर। एक ऐसा इमरजेंसी टाइम आता है जिसमें हमें जनरेटर को बंद करना है। ध्यान से सुनना, एक इमरजेंसी टाइम आता है जिसमें जनरेटर को बंद करना है हमें। तो जनरेटर को बंद करने से हमें पहले टरबाइन को बंद करना होगा, क्योंकि ये देखिए ये शाफ्ट है, ये दोनों शाफ्ट जुड़ा हुआ है। अगर हमें जनरेटर को बंद करना है तो पहले हमें टरबाइन को बंद करना होगा। और टरबाइन कैसे बंद होगी? यहां से देखिए जो पानी आ रही है, ये क्या है? ये पानी है दोस्तों। हाई प्रेशर के साथ पानी आ रही है इस पेन स्टोक पाइप से। यहां पे लगी होती है एक स्लाइस गेट। इस स्लाइस गेट को हम कर देंगे बंद। जैसे ही स्लाइस गेट बंद होगी पानी आगे जाना बंद हो जाएगा, टरबाइन हमारी रुक जाएगी। टरबाइन के रुकते ही जनरेटर भी रुक जाएगी। लेकिन अब होगा क्या? यहां से देखिए हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे पानी आ रहा है। क्लियर? ये पेन स्टोक क्या होता है? तो ये एक प्रकार का पाइप है जो कि स्टील का बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, पेन स्टोक एक पाइप होता है जो कि स्टील का बना हुआ होता है। इस पेन स्टोक पाइप से हाई प्रेशर का पानी आ रहा है। क्लियर? अब ये गेट तो बंद है इसलिए पानी आगे जा नहीं सकती, तो पानी क्या करेगी? पूरा का पूरा पेन स्टोक पाइप में इकट्ठा हो जाएगी। अब देखिए हाई प्रेशर के साथ पानी आ रहा है और पानी भी बहुत अधिक आ रहा है। इस हाई प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगा ये पेन स्टोक, क्योंकि पानी आगे तो क्रॉस हो नहीं सकती, गेट है बंद, इसलिए पूरा का पूरा पानी इस पेन स्टोक पाइप में इकट्ठा होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा कि हाई प्रेशर होने के बावजूद ये पेन स्टोक पाइप क्षतिग्रस्त होने का अधिक से अधिक खतरा बन जाता है। यानी कि पेन स्टोक पाइप फट सकती है, टूट सकती है। इसलिए यहाँ पे एक सर्ज टैंक बना दिया जाता है ताकि
पानी का कुछ हिस्सा इस सर्ज टैंक में चली जाए, जिससे कि जो प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। यानी कि ये सर्ज टैंक क्या काम कर रही है, पेन स्टोक को सेफ्टी दे रही है। पेन स्टोक को क्या दे रही है, सेफ्टी। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो सर्ज टैंक है ये कहाँ पे है, यहाँ पे हमारी नदी है और यहाँ है डैम, यहाँ पे वाल्व हाउस है, डैम के जस्ट बाद में है सर्ज टैंक। ध्यान दिए रहना दोस्तों, डैम के जस्ट बाद में है हमारी सर्ज टैंक। अब देखिएगा आंसर इसका उन्होंने क्या दिया था दोस्तों, बहुत ही चालाकी से आंसर दिया था। यूपी आर्मी वालों ने उत्पादन केंद्र इसका करेक्ट आंसर माना था। अब आप खुद देखिए कि उत्पादन केंद्र जनरेटर के पास होता है, क्लियर, लेकिन जो हमारी सर्ज टैंक है वो कहां पे थी, वो दोस्तों डैम के पास थी, वाल्व हाउस के पास। डैम के जस्ट आगे वाल्व हाउस है और वाल्व हाउस के जस्ट बाद में हमारी ये सर्ज टैंक है। तो इसका दोस्तों आंसर मुझे नहीं लगता सही है, मुझे लगता है इसका करेक्ट आंसर डैम होना चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 213। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर तथा अमीटर को संयोजन करने का सही विधि क्या है। दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो कभी नहीं भूलेगा, एग्जाम हो जाने के बावजूद भी नहीं भूलेगा, बस नोट करना अपने नोटबुक में। ध्यान दीजिएगा, सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, पहले लिखेगा सर्किट। ये कितने प्रकार के हैं, तो ये कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, और दूसरा बताइएगा तो दूसरा होता है समांतर सर्किट। पहला सीरीज और दूसरा समांतर सर्किट। आप बताइए कि सीरीज सर्किट में कौन सा केस होता है। सीरीज सर्किट में इसमें धारा एक समान होती है, धारा एक समान, और इसमें जो वोल्टेज होता है अलग अलग, वोल्टेज अलग अलग या वोल्टेज भिन्न होती है। क्लियर, ये तो हो गया हमारी सीरीज सर्किट के लिए। अब समांतर में देखना, इसमें वोल्टेज एक समान होता है, वोल्टेज एक समान, और जो धारा होती है अलग अलग, धारा अलग अलग या फिर भिन्न होती है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब पकड़ में आएगी। वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो हाँ जी ये वोल्टेज मापता है। किस परिपथ में वोल्टेज एक समान होता है, तो समांतर परिपथ में वोल्टेज एक समान होता है। क्लियर हो गया, तो ये वोल्ट मीटर समांतर परिपथ में लगेगा। अब मीटर क्या मापता है, धारा मापती है। किस परिपथ में धारा एक समान होता है, तो सीरीज सर्किट में धारा एक समान होता है। तो किस में लगेगा अमीटर, सीरीज सर्किट में। अब ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर कहाँ लगेगी, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापती है और समांतर परिपथ में वोल्टेज एक समान होता है, इसलिए समांतर में लगेगी। समांतर का ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है। देखिए पहला है समांतर, आगे बढ़ते हैं। अब मीटर क्या मापती है, करंट। किस सर्किट में करंट एक समान होता है, सीरीज में। ये क्या है, सीरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट मीटर समांतर में, अब मीटर सीरीज में। ये अब कभी नहीं भूलने वाला दोस्तों, ये अब कभी भूलेगा ही नहीं आपको। बस आप इतना ध्यान रखना कि वोल्ट मीटर मापता क्या है, वोल्टेज, सिंपल सी बात है। और किस परिपथ में वोल्टेज एक समान होता है, समांतर में, तो लगेगा समांतर में। अब मीटर क्या मापता है, करंट मापता है। किस सर्किट में करंट एक समान होता है, सीरीज में, तो अब मीटर सीरीज में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 114 नंबर। ट्रांसफार्मर कार्रवाई के लिए किस प्रकार के फ्लक्स की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमें अगर फ्लक्स को पकड़ना है ना, तो पहले हमें उस चीज को जानना होगा कि जहां से फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो फ्लक्स कहां से निर्माण होता है, फ्लक्स का निर्माण धारा से होती है, यानी कि करंट से। लिखेगा फ्लक्स करंट से निर्माण होता है, यानी कि करंट से ही बनता है फ्लक्स। क्लियर, अब देखिएगा दोस्तों, ये जो करंट है ना, ये जो करंट है दोस्तों, ये जो धारा होती है, ये भी तो 2 प्रकार की होती है। पहला अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट या धारा दोनों एक ही चीज है। दूसरा
डायरेक्ट धारा, यानी कि ये भी दो प्रकार के हैं। अब ध्यान देना, ये जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है ये अपने मान को बदलते हुए चलती है, ये घूमते हुए चलती है। इसलिए जिस प्रकार से करंट का नेचर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी नेचर का उत्पन्न होगा। यानी कि करंट अगर अल्टरनेटिंग है तो इस करंट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो भी अल्टरनेटिंग ही होगा। और दोबारा सुनना, जो डायरेक्ट करंट है ये डायरेक्ट करंट हमेशा सीधा चलती है। क्लियर? इसलिए अगर डायरेक्ट करंट से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो नेचर होगा वो भी डायरेक्ट ही होगा। क्लियर? तो देखिए, अब ट्रांसफार्मर को समझिए कि ट्रांसफार्मर किस करंट पे काम करती है? अल्टरनेटिंग करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब बोले तो ये घूमता हुआ करंट है, तो इसमें घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होगा जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की आवश्यकता होगी ट्रांसफार्मर को कार्य करने के लिए। दोबारा सुनिएगा, जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस मैग्नेटिक फ्लक्स पे काम करेगा, किस प्रकार के मैग्नेटिक फ्लक्स की आवश्यकता होगी। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट पकड़िएगा कि करंट यानी कि फ्लक्स जनरेट कहां से होता है? करंट से होता है। करंट से फ्लक्स जनरेट हुआ। अब करंट भी दो प्रकार का, एक अल्टरनेटिंग, दूसरा डायरेक्ट। जिस नेचर का करंट होगा उसी नेचर का फ्लक्स जनरेट होगा। ट्रांसफार्मर हमारी एसी में काम करती है यानी कि अल्टरनेटर करंट पे, तो अल्टरनेटिंग करंट पे जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो भी अल्टरनेटर नेचर का ही होगा। इसका मतलब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो चुंबकीय क्षेत्र, क्या? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिएगा दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 215। किसी डायरेक्ट किस्म की पावर उत्पादक में दिक् परिवर्तक का क्या प्रयोजन होता है? दोस्तों क्वेश्चनों को समझिए आप, क्या कह रहा है? किसी डायरेक्ट किस्म, डायरेक्ट का मतलब हो गया डीसी, पावर उत्पादक का मतलब क्या हो गया? जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक को क्या हम कहते हैं? कम्यूटेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या काम करता है, इसका लगाने का क्या प्रयोजन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिएगा ऑप्शनों को कि बनने वाले करंट को एकत्रित करना, गलत। पावर उत्पादक के हीटिंग को कम करना, ये भी गलत। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट में परिवर्तन करना, ये भी गलत। अल्टरनेट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तन करना, बिल्कुल यही होगा। अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर बदलता है। अब देखना दोस्तों, इसके इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है हमारी कम्यूटेटर। क्लियर? ये है कम्यूटेटर। अब देखना ये क्या है, तो आप लिखेगा ये आर्मेचर है। ये क्या है? आर्मेचर। देखिएगा ये है हमारी कम्यूटेटर का हर एक खंड। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो दो कम्यूटेटर के बीच में गैप है। क्लियर? इस गैप में क्या भरा जाता है? तो लिखेगा इसमें अभ्रक भरते हैं। अभ्रक क्यों? अगर हम किसी भी दो पार्ट में एक ऐसा, ये दोस्तों ये क्या है? एक कंडक्टर है। कम्यूटेटर जो होता है ये तांबा का बना होता है। किसका? ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। कॉपर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसका मतलब इसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर हम दो कंडक्टर को आपस में दोस्तों कोई गैप नहीं रखेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएंगे। इसलिए शॉर्ट होने से बचने के लिए हम अभ्रक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? माइका का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जो वाइंडिंग है ना, हर वाइंडिंग से दो दो सिरा निकल रहा है और आके यहाँ पे कम्यूटेटर के हर पार्ट में वो सोल्डिंग कर दिया जा रहा है। क्लियर? ये आपको सोल्डर दिख रहा होगा, ये सोल्डरिंग किया हुआ हर एक पॉइंट दिख रहा होगा। अगर दोस्तों एग्जाम में एक नया रूप ले ये क्वेश्चन आ जाए कि आप मुझे ये बताओ कि जो हमारी कम्यूटेटर होती है तो कम्यूटेटर में किस प्रकार का
किस प्रकार के सोल्डर का इस्तेमाल करके हम वायर को कनेक्ट करते हैं, तो आप लिखेगा इसमें राइजर सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। राइजर सोल्डर, क्लियर। राइजर सोल्डर का प्रयोग करके हम यहाँ पे आर्मेचर बाइंडिंग से निकला हुआ वायर को कम्यूटेटर के सेगमेंट में सोल्डर करते हैं, क्लियर। और दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में अभ्रक भरा होता है। अभ्रक किस लिए भरा होता है? ये कुचालक की भांति, ताकि दो सेगमेंट आपस में शॉर्ट ना हो जाए, क्लियर। और इसका काम क्या होता है? तो लिखेगा ये एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करता है, क्लियर। ये है दोस्तों इसका मेन फंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। पीएन संधि डायोड के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? पीएन संधि डायोड के लिए कौन सा कथन सत्य होगा? पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है रिवर्स बायस्ड में शून्य प्रतिरोध प्रस्तावित करता है, फॉरवर्ड बायस में उच्च प्रतिरोध प्रस्तावित करता है, फिर है फॉरवर्ड बायस में निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है, चौथा है रिवर्स बायस में निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। ऑप्शन ई है कि डायोड पर बायसिंग का कोई असर ही नहीं हो सकता। दोस्तों यानी कि बोर्ड ने जब ऑप्शन दे दे के थक गया ना, तो उन्होंने दोस्तों लास्ट में क्या लिख दिया कि जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो लिखा कि डायोड पर बायसिंग करने का कोई असर ही नहीं होता। यानी कि दोस्तों हद होती है। चलिए पीएन संधि डायोड, दोस्तों देखिए जब पी और एन प्रकार का अर्धचालक को साथ में मिलाया जाता है तो पी एन डायोड का निर्माण होता है, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक तरफ होता है कैथोड सिरा जिसको हम माइनस टर्मिनल कहते हैं, निगेटिव टर्मिनल। दूसरी तरफ होता है जिसको एनोड कहा जाता है और एनोड को हम धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। दोस्तों डायोड में बायसिंग दो प्रकार का होता है, एक रिवर्स बायसिंग, एक फॉरवर्ड। मैं करके दिखाता हूं किस प्रकार से रिवर्स और किस प्रकार से फॉरवर्ड। यानी कि ये देखिए डायोड का ये धनात्मक सिरा है, क्लियर। यहाँ पे मेरी बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, बैटरी का ये धन सिरा, ये माइनस सिरा, ये इसका धन सिरा और ये माइनस सिरा, क्लियर। अब ये डायोड के प्लस वाले टर्मिनल को बैटरी के प्लस से जोड़ता हूं और डायोड के माइनस वाले टर्मिनल को बैटरी के माइनस से जोड़ता हूं। तो इस प्रकार के कनेक्शन को कहते हैं, इस प्रकार के बायसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। लिखेगा फॉरवर्ड बायस। अब दोस्तों रिवर्स बायस भी बना के दिखाता हूं। रिवर्स बायस कुछ इस प्रकार से होता है, ये पी और एन डायोड हो गई, दो टर्मिनल हो गया, ये इसका प्लस वाला टर्मिनल, ये इसका माइनस वाला टर्मिनल, ठीक है। अब बैटरी का ये है प्लस, ये है माइनस। मैं डायोड का प्लस वाला टर्मिनल बैटरी के माइनस वाले से और डायोड का माइनस वाला टर्मिनल बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से, तो ये कौन सा बायसिंग हो गई? ये रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस्ड। यानी कि जब हम कनेक्शन उल्टा कर देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। अब सुनना क्या होता है कि एन वाले, इसमें एन वाले क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होगा? इसमें होल होता है, क्लियर। जब दोस्तों इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, डायोड से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल करके इस होल वाले क्षेत्र में आते हैं तो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन का आपस में भरत मिलाप हो जाता है। और जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल आपस में नहीं मिलेंगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं होने वाला। तो जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में चालू करते हैं डायोड को, उस वक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल करके इस होल के पास आ जाते हैं और फिर दोस्तों एक धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। लेकिन जब हम रिवर्स बायस में इस डायोड को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आते, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करके होल के पास नहीं आ पाते। वजह क्या होती है कि जो इसका डिप्लेशन लेयर है ये तो एक बहुत अधिक मोटी हो जाती है, इन दोनों के बीच का जो ज्वाइंट है उस ज्वाइंट का साइज बहुत अधिक हो जाता है। और दूसरा केस क्या होता है कि
इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। वजह क्या है? अगर धारा का प्रवाह नहीं है तो वजह केवल एक ही हो सकता है कि प्रतिरोध उच्च होगा। इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब कि जो प्रतिरोध का मान है ये निम्न है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर फॉरवर्ड बायस है तो प्रतिरोध का मान निम्न, रिवर्स बायस है तो प्रतिरोध का मान उच्च। मिलान कर लीजिए, रिवर्स बायस में शून्य प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। शून्य प्रतिरोध होता भैया तो करंट का ट्रांसफार्मर ना होता। दूसरा, फॉरवर्ड बायस में उच्च प्रतिरोध होता है। अगर प्रतिरोध उच्च होता तो यहाँ करंट का प्रवाह कैसे होता? फॉरवर्ड बायस में निम्न प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। फॉरवर्ड बायस में निम्न प्रतिरोध प्रस्तावित करता है। देखिए फॉरवर्ड बायस है, इसमें प्रतिरोध का मान निम्न होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। ठीक है, हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, जो पीएन डायोड होता है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो लिखेगा, इसको हम क्रिस्टल डायोड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? क्रिस्टल डायोड। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो डायोड होता है इसको किस रूप में काम में लिया जाता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इसको हम स्विच की भांति प्रयोग कर सकते हैं, है ना। स्विच की भांति प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फॉरवर्ड बायस में इसको ऑन करते हैं तो रेजिस्टेंस निम्न होता है और करंट का प्रवाह हो जाता है। लेकिन जब इसको रिवर्स बायस में चालू करते हैं तो प्रतिरोध का मान उच्च और धारा का प्रवाह नहीं होता। भैया स्विच में भी यही तो होता है। स्विच को जब हम ऑन कर देते हैं तो उसमें करंट का प्रवाह होने लगता है। स्विच को ऑफ कर देते हैं, करंट का प्रवाह नहीं होता। बस इसी प्रकार से डायोड में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 217। अच्छे भू संपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, लकड़ी का बुरादा, गलत बात। भीगा हुआ चूना और रेत, ये भी गलत। तेल और पानी, तेल पानी का प्रयोग करके। कोयला और लवण, आस्क और लवण। दोस्तों आस्क का मतलब होता है राख और लवण का मतलब होता है नमक। तो बताइए कोयला और लवण का इस्तेमाल किया जाता है या आस्क और लवण का? तो बेशक कोयला और लवण का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान से सुनना कि जो लवण होता है, नमक, इस नमक को तो हम इसलिए डालते हैं अर्थिंग में ताकि नमी बने रहे। लेकिन इस कोयले का क्या मतलब है? कोयले को इस्तेमाल में लेने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? आप ध्यान देना दोस्तों, जो लवण है यानी कि जो नमक है, ये नमी, ये क्या करता है? अर्थिंग के चारों तरफ नमी को कायम रखता है, नमी को बनाए रखता है। लेकिन ध्यान देना, ये जो नमक है, केवल अगर नमक का इस्तेमाल करेंगे नमी को प्रदान करने के लिए, तो ये नमक है ना, ये बहुत कम समय के लिए नमी उपस्थित रहने देगा। यानी कि मान लीजिए कि हम नमक का प्रयोग करते हैं तो केवल 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते तक इलेक्ट्रोड के चारों तरफ नमी बरकरार रहती है। लेकिन हम इस लवण के साथ अगर कोयला का भी इस्तेमाल करेंगे तो इस नमी का लाइफ टाइम बढ़ जाता है। फिर दोस्तों ये अधिक से अधिक मान लीजिए ये 2 हफ्ते तक नमी को बरकरार रखेगा। यानी कि नमी का लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रोड होता है यानी कि अर्थिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं ना, इस इलेक्ट्रोड से आप चाहे कितना भी, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कितना भी आप लवण और कोयला मिला दीजिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ता जाता है। वजह सिर्फ एक ही है कि अगर किसी भी कोई भी लोहे का टुकड़ा है उसमें अगर हम नमी डालते हैं तो बेशक उसमें जंग लगेगी, और जब जंग लग जाती है लोहे में तो उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हाई हो जाता है। इसलिए जो भी इलेक्ट्रोड वाले अर्थिंग होते हैं, ठीक है, उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। आप पानी, नमक, कोयला का इस्तेमाल तो भरपूर कर लिए ताकि रेजिस्टेंस डाउन हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है कोरोजन की वजह से। क्लियर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 218। मेगर टेस्टिंग 500 वोल्ट स्थापना की वोल्टेज रेटिंग सामान्यतः होना चाहिए। नहीं समझ में आया क्वेश्चन?
अभी समझाता हूं। मान लीजिए ये एक इंस्टॉलेशन स्थापना है। मान लीजिए छोटी सी, आप ऐसा मान के चलिए ये एक मोटर है। क्या है? ये एक 3 फेज का मोटर है। इस मोटर का जो वोल्टेज रेटिंग है 500 वोल्ट। आपको ऐसा मानना है कि मोटर का जो वोल्टेज रेटिंग है 500 वोल्ट है। तो आप मुझे बताइए कि कितने रेटिंग वाला मैगर का इस्तेमाल करेंगे इस मोटर का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। क्लियर? तो देखिएगा दोस्तों, इसका क्वेश्चन सरासर गलत दिया था यूपी आर्मिनर वालों ने। आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन मिलोड। बाकी आगे अपना एक्सक्यूजेस रखिए, ठीक है। तो 1000 वोल्ट इन्होंने करेक्ट आंसर माना था। ये पूरी तरह से गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्लियर? अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। जब दोस्तों स्थापना का वोल्टेज 500 वोल्ट या 500 वोल्ट से अधिक होता है, उस कंडीशन में हम जिस मैगर का इस्तेमाल करते हैं उस मैगर का रेटिंग 500 वोल्ट और 50 मेगा ओम वाला होना चाहिए। अगर किसी स्थापना में वोल्टेज की रेटिंग 500 वोल्टेज है या 500 वोल्टेज से कम है, तो हम ऐसे मेगर का इस्तेमाल करते हैं जिस मेगर का रेटिंग 500 वोल्ट और 50 मेगा ओम रेजिस्टेंस वाला हो, उसी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? लेकिन अगर किसी स्थापना की वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट से अधिक हो, तो हम ऐसे मेगर का उपयोग करते हैं जिसकी रेटिंग 2500 वोल्टेज और 5000 मेगा ओम रेटिंग हो, उस मेगर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इंस्टॉलेशन की जो स्थापना की वोल्टेज रेटिंग है वो 500 वोल्ट है। इसका मतलब कि जो मेगर हम इस्तेमाल करेंगे उस मेगर का रेटिंग 500 वोल्ट और 50 मेगा ओम होना चाहिए। लेकिन इसका इन्होंने आंसर 1000 वोल्ट लिखा था। मैं इसका आंसर ऑप्शन डी सही करूंगा, 500 वोल्ट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से थोड़ा हट के चलते हैं। आप मेरे को ये बताइए, ये जो मैगर है, इस मैगर में किस प्रकार का जनरेटर फिट होता है। एक नई इंफॉर्मेशन है, लिखेगा स्थायी चुंबक जनरेटर। लेकिन ऑप्शन में ये हो ही ना, तो आप कौन सा सही करेंगे? तो आप लिखेंगे स्थायी चुंबक शंट जनरेटर। क्लियर? शंट जनरेटर ये दोस्तों ये मैगर के अंदर लगा हुआ होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये कह दे कि स्थायी चुंबक शंट जनरेटर किस आरपीएम पे घूमता है, तो आप लिखिएगा ये 140 से लेकर 160 आरपीएम पे घूमता है। अगर दोस्तों फिर आपसे क्वेश्चन ये कह दे कि आप बताइए कि इतना आरपीएम पे घूम के ये वोल्टेज कितना पैदा करता है, तो आप लिखेगा ये 500 वोल्टेज। कितना? ये 500 वोल्ट पैदा करता है। क्लियर? ये दोस्तों हो गया एक पहली डाटा। दूसरा डाटा, अगर दोस्तों आपसे ये कह दे कि इस 500 वोल्टेज को, क्लियर, ऐसा जनरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि 5000 वोल्टेज जनरेट करे इस मैगर के अंदर, तो ये कितने मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को माप सकता है। तो लिखेगा तब ये, अगर हम 5000 हम एक ऐसे जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो मैगर में लगाते हैं, तो वो 5000 वोल्ट जनरेट करता है, तो कितने मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को माप सकेगा। तो लिखेगा वो 1 लाख मेगा ओम तक के प्रतिरोध को माप सकेगा। क्लियर? 1 लाख मेगा ओम। दोस्तों मेगा का मतलब क्या होता है? लिखेगा मेगा का मतलब क्या होता है? तो मेगा का मतलब होता है दोस्तों 10 की घाते 6। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 10 की घाते 6 यानी कि 6 जीरो और लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब इसको गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि पता नहीं दोस्तों, अनंत ओम को माप सकता है, अनंत रेजिस्टेंस को ये माप सकता है। क्लियर?
अब दोबारा सुनना, एक बार ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर हम ऐसे जनरेटर का इस्तेमाल करें जो कि 500 वोल्टेज की जगह पे 5000 वोल्टेज जनरेट पैदा करे, तो ऐसा मेगर कितने ओम तक, कितने मेगा ओम तक को माप सकता है? तो देखिएगा ये अनंत मेगा ओम तक को। अगर ऑप्शन में अनंत हो दोस्तों तो क्लियर आप और अनंत वाले ऑप्शन को ही करेक्ट करना। वैसे दोस्तों ये 1 लाख मेगा ओम तक को माप सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 219। घूमता हुआ लोहा व स्थायी चुंबक घूमता हुआ क्वाइल उपकरण को देखकर कैसे पहचान किया जा सकता है? सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को इजी बनाते हैं। घूमता हुआ लोहा का मतलब है MI, मूविंग क्वाइल, मूविंग आयरन। स्थायी चुंबक घूमता हुआ क्वाइल उपकरण का क्या मतलब है? PMMC, परमानेंट मैग्नेट क्वाइल, ये है मूविंग क्वाइल। क्लियर। इन दोनों को देखकर कैसे पहचान किया जा सकता है? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पॉइंटर से, मापक सीमा से, स्केल के प्रकार से, टर्मिनल की संख्या से, उपकरण के बनावट से। अब बिल्कुल यही कहेंगे कि भाई दो अलग अलग मीटर है। क्लियर। आप भी यही कहेंगे कि दो अलग अलग मीटर है तो इसकी बनावट भी अलग अलग होगी, यहीं से पहचान लेंगे, है ना। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप ऐसा नहीं पहचान सकते, आप इस प्रकार से इसकी पहचान नहीं कर सकते। इसके स्केल के द्वारा आपको पहचान करना है कि ये MI प्रकार का मीटर है या PMMC प्रकार का मीटर है। अब देखिए स्केल कैसा होता है। तो MI जो मीटर होता है, MI का मतलब होता है दोस्तों मूविंग क्वाइल, मूविंग क्वाइल, और PMMC का मीटर का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग क्वाइल, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग क्वाइल। ये होता है PMMC का फुल फॉर्म, ये है MI का। तो जो MI मीटर है इसमें जो स्केल होती है दोस्तों ये नॉन लीनियर होता है। कैसा? अरैखिक, अरैखिक यानी कि नॉन लीनियर। और PMMC मीटर का जो स्केल है ये रैखिक होता है, लीनियर। क्लियर। तो आप इसके स्केल से इसको देख के पहचान सकते हैं, आप इसके बनावट से नहीं पहचान सकते। क्लियर। ना ही पॉइंटर से पहचान सकते हैं, ना ही मापक सीमा से। आप कैसे पहचानेंगे? हमें जितना रिक्वायरमेंट होगा, हमें जितना मतलब कि हाई वोल्टेज मापना है या हाई करंट मापना है, उसके हिसाब से तो हम सिलेक्ट करेंगे अपना मीटर। तो आप मापक सीमा से कैसे पहचान कर सकते हैं? केवल स्केल से इसको पहचाना जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 220। पॉजिटिव लॉजिक वाला कोई नैंड सर्किट किस सर्किट की तरह काम कर सकता है, किस गेट की तरह काम कर सकता है? ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है निगेटिव लॉजिक के साथ नॉट गेट, पॉजिटिव लॉजिक के साथ और गेट, पॉजिटिव लॉजिक के साथ नैंड गेट, नेगेटिव लॉजिक के साथ XOR गेट, नेगेटिव लॉजिक के साथ नॉर गेट। बताइएगा कि पॉजिटिव लॉजिक सर्किट वाला कोई नैंड गेट सर्किट है, ये किस गेट की तरह काम करने वाला है? तो दोस्तों ये नेगेटिव लॉजिक के साथ नोर गेट की तरह काम करता है। क्लियर। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताइए, ये जो नोर गेट है ये किस प्रकार का गेट है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, आप लिखना इसका इस्तेमाल हम कॉम्बिनेशन सर्किट में करते हैं।
कहाँ पे? कॉम्बिनेशन सर्किट में। इस गेट का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन सर्किट में किया जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो नॉर गेट है ये कौन कौन से गेट से मिलकर तैयार किया जाता है? तो लिखिएगा दोस्तों, एक इसमें नॉट गेट होती है और एक और गेट मिलकर बनता है नॉर गेट। क्लियर? ये किस प्रकार का गेट है? कॉम्बिनेशन सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाला ये नॉर गेट है। एक नॉट गेट और एक और गेट मिलकर तैयार होता है। क्लियर? यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या रह गया, क्या छूटा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके हर कमेंट का जवाब दोस्तों पूरी तसल्ली रूप से दिया जाएगा।